हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स के बारे में कल भी हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा पढ़ा था। क्या है अपने पास, बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स ओबे बाय आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल particles having the integral spin angular momentum in units of h upon में 2 pi, these particles are called bosons। ये तो अभी तक आपको पता ही चल चुका होगा। ठीक है, कल इसके बारे में हमने खूब बातें की थी। कंसीडर ए सिस्टम हैविंग एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स डिवाइडेड इनटू द क्वांटम ग्रुप्स और द सेल, यानी कि ये जो अपने पास एन आई पार्टिकल्स हम लेंगे, इनको अलग अलग ग्रुप्स या क्वांटम लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास N1 N2 Ni जो उनके पास पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, हर एक पार्टिकल की अपने पास अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एनर्जी होगी। N1 की एनर्जी मान लो U1 है, N2 की एनर्जी U2 है, इसी तरह Ni की एनर्जी Ui है। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, लेट Gi बी द नंबर ऑफ सब लेवल्स। पहले हमने एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए, उनको हमने क्या है ग्रुप्स या लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन ग्रुप्स और लेवल्स को सब लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, Gi बी द नंबर ऑफ द सब लेवल्स। अब ऑफ ith पार्टिकल, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है बेटा, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है रिपीटेशन। रिपीटेशन, बार बार जो टर्म हमारे पास या जो नंबर हमारे पास रिपीट होंगे वो हमारे Gi में आएंगे। और जब हमारे पास नॉन डीजनरेसी होगी, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं होगी, तो Gi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपको आगे जब डेरिवेशंस करेंगे इसमें ध्यान रखना है। नाउ वी हैव टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Ni इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन Gi सब लेवल्स। अब हमें क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग करना है, बोज आइंस्टाइन कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना है। बोज आइंस्टाइन कंडीशंस क्या है भाई, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। ईच सब लेवल्स ऑफ द ith एनर्जी स्टेट मे बी हैव एनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब उनका कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 Ni तक। ठीक है, the sum of the energy of all the particles different energy states in equal to total energy of the system। क्या है, दोबारा देखना, the sum of energy all the particles different in different energy state is equal to total energy of the system। ध्यान से सुनो, sum of the energy of all the particles, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग स्टेट में इक्वल होगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की। ठीक है ना, तो अब इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस हमें सबसे पहले निकालना है डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को हम W से डिनोट करके आए थे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या मानना है, लेट अस नाउ कंसीडर द ith कंपार्टमेंट हैविंग द Gi सेल्स। Ni क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिनको Gi सेल्स के अंदर। ठीक है, अब अपने पास है इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द ith कंपार्टमेंट बी। जैसे मान लिया हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं ये सेल C1 C2 C3, द नंबर ऑफ देम Gi आर Gi के अकॉर्डिंग कितने नंबर होंगे, P1 P2 P3, मतलब ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ Ni। कैसे अरेंज करेंगे एक बार ध्यान से देखो। सो द आर्बिट्रेरली अरेंजमेंट बी लाइक, arbitrarily arrangement be like C1 P1 P2 C2 P3 P4 P5 C3 P6 C4 P7 P8। क्या है ये, क्या है ये, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ना, क्या है मैं बताती हूँ क्या है। इन द P1 P2 ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं इन Gi। ये हमारे पास सेल्स ली थी, इंडिविजुअल सेल्स। तो इन द P1 P2 सपोज टू बी द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सेल C1, मतलब जो P1 P2 पार्टिकल्स है वो किस में सिचुएट हुए हैं, C1 में। ठीक है, एंड P3 P4 किस में, C2 में। अच्छा, P3 P4 P5 किस में आया है, C2 में। P6 किस में आया है, C3 में। P7 और P8 किस में आया है, C4 में। अब देखो C5 और C6 हो गया इसके साथ ही शुरू, यानी कि जो P9 है वो C6 में आया, लेकिन P3 में कोई भी नहीं आया। ये क्या है, एम्प्टी, खाली, इस सेल में कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं किया है। विच कैन बी डन, अब देखो ये नो पार्टिकल इन C5 एंड सोन, इसको आगे ही ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। क्या है, विच कैन बी डन इन Gi डिफरेंट वेज, मतलब Gi क्या अपने पास नंबर ऑफ सेल्स थी, C1 क्या है C1 C2 इंडिविजुअल सेल्स हैं,
ठीक है। डिफरेंट वेज एज देयर आर GI सेल्स एंड देन रिटर्न राइटिंग डाउन द रिमेनिंग सेल्स, मतलब टोटल अपने पास कितनी सेल्स है, Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्लस में GI, ठीक है, माइनस का 1, रिमेनिंग तो -1 हो गया ना। लेटर्स इज आर्बिट्रेरी मैनर इन एनी ऑर्डर वन आफ्टर द अदर, ठीक है। अब देखो अरेंजमेंट है, मैंने बताया था जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बात आए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात आए तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल में द नंबर ऑफ द वेज दिस कैन बी डन, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। Ni + GI - 1, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आगे जाके तुम समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Ni + GI - 1, यहाँ तक ये थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को निकालने की थोड़ी टर्म्स थी कि भाई किस सेल में कितने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं समथिंग। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, कि इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का क्या इफेक्ट है। तो भाई नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी पढ़ना है। इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ये क्या है, जो पार्टिकल्स है वो हमारे क्या हैं, आइडेंटिकल्स हैं, उनको अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी में हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे पार्टिकल्स की, कि जो अपने पास है रीअरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स अमंग देमसेल्व्स विल नॉट गिव राइज इन एनी न्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कुछ हमारे पास परमुटेशंस यानी कि अरेंजमेंट, परमुटेशंस क्या है, अरेंजमेंट्स है ना, जो इन पार्टिकल्स की जो परमुटेशंस आएंगी यानी कि अरेंजमेंट आएंगी वो कुछ मीनिंगलेस भी होंगी। तो हमारे पास जो मीनिंगलेस होगी वो हमने मान ली Ni, अपने पास कहाँ, तो क्या होगा अपने पास जो मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स होंगी, मीनिंगलेस परमुटेशंस भी बोल सकते हैं उन अरेंजमेंट्स को, परमुटेशंस, वो अपने पास हो जाएंगी Ni फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्यों किया, अच्छे से पता चल गया होगा। हैंस जो अपने पास जो रिज़ल्ट आया है ना, उस रिज़ल्ट को मैं Ni से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और कितनी सेल्स में उसको हमने अरेंज किया है उससे डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी नहीं आ जाएगा। क्या है अपने पास, इनको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट्स और मीनिंगफुल मैक्रोस्टेट फॉर द ith कंपार्टमेंट और क्वांटम ग्रुप having Ni identical particles distributed in the GI cells or sub cell levels is given by, तो Wi कुछ ऐसे देंगे, GI, ठीक है, Ni + GI - 1 डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे जो GI फैक्टोरियल है, देखो फैक्टोरियल को तो एक्सप्लेन करना आता होगा, GI इंटू में GI - 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो ये इक्वेशन 1 मेरी क्या आ गई, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ गई अपने पास, ये आ गई Wi इज इक्वल टू Ni + GI - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी जगह हम रख देंगे GI - 1 इंटू का GI यहाँ पे भी तो था, ये कैंसिल आउट, इंटू में फैक्टोरियल क्या आ गया, Ni प्लस में GI - 1 डिवाइडेड बाय GI - 1, इसका भी फैक्टोरियल है और इसका भी फैक्टोरियल है, ठीक है। अब हमें सिमिलर एक्सप्रेशन निकालना है फॉर कंपार्टमेंट। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं n पार्टिकल्स के लिए किसी भी सिस्टम की, जो भी हम ये सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो जो अपने पास पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट है उनसे रिलेटेड आएंगी। मैक्रोस्टेट कौन सी हैं, मैक्रोस्टेट्स अपने पास यहाँ पे कौन सी है, N1 N2 अप टू Nk तक, ठीक है। तो हमारे पास अब थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी इनके लिए निकालेंगे, तो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी W N1 N2 अप टू Nk तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni या फिर Ng, N1 है ना, I की जगह 1 2 3 पुट कर दिया, N1 G1 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ n फैक्टोरियल भी था,
n फैक्टोरियल, हाँ n फैक्टोरियल G1 अपने पास n फैक्टोरियल को n1 फैक्टोरियल लिखेंगे। G1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा n2 प्लस G2 माइनस का 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल G2 माइनस का 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड सो ऑन, ये चला जाएगा कहाँ तक, nk प्लस gk माइनस का 1 इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में nk इंटू में gk माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो इसको वही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे जैसे हम पहले करके आए थे, और w ऑफ n1 n2 अप टू nk तक ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k ni प्लस gi माइनस का 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में ni gi माइनस का 1 इंटू में फैक्टोरियल। ये अपने पास किसकी नोटेशन होती है, प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन की भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये पहले हम करके आए थे ना, जिसमें जो वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं कहाँ तक, i से लेकर k तक वेरी कर रही हैं। तो ये क्या था अपना, ये है इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, ठीक है। थर्ड हमें निकालनी है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, ठीक है। थर्ड हमें क्या निकालनी है, थर्ड मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अपने पास Ni पार्टिकल्स हैं और Gi हैं, इन दोनों Gi शेल्स हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, लार्ज नंबर्स में हैं। तो हम ले लेते हैं, जैसे देखो सिंस Ni एंड Gi आर बोथ very large number, therefore neglecting one as compared to Ni प्लस Gi, ठीक है। ये ऑलरेडी इतने, अब क्या होता है, जैसे एक समुंदर है उसमें से एक बाल्टी पानी निकालोगे, उसको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड Gi वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव W प्रोडक्ट क्या थी अपनी, I से लेकर K तक, I से K तक चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, या सिर्फ I में लिखेंगे तो Ni प्लस Gi माइनस 1 हट गया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल, Ni फैक्टोरियल Gi फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस पे क्या ले देंगे, लॉगरिथमिक अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन हम पहले भी सोल्व करके आए हैं ना। अप्लाई लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा ये log W, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा log W। अपने पास ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to K log ऑफ, ये क्या हो जाएगा, Ni प्लस में Gi का फैक्टोरियल माइनस का log ऑफ Ni, ये log m बाई n, log m माइनस n हो जाएगा ना, तो इस पे क्या हो जाएगा, log mn, log m प्लस log n, ठीक है, n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का log ऑफ Gi फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब जो Ni है और Gi है वो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, वो क्या है, वेरी लार्ज नंबर्स हैं। तो इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, स्ट्रिलिंग फॉर्मूला। नाउ अप्लाई स्ट्रिलिंग फॉर्मूला। क्या है स्ट्रिलिंग फॉर्मूला, क्या था भाई, log ऑफ log n फैक्टोरियल, अगर अपने पास है तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, n log ऑफ n माइनस का n,
ऐसे ही ओपन होता था ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा अब, log w इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k, ये क्या हो जाएगा एन आई मल्टी आगे आ जाएगा ना प्लस में जी आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस का एन आई प्लस में जी आई। ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब माइनस का एन आई लॉग एन आई माइनस का एन आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एन आई। इसी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। अपने पास माइनस जी आई लॉग ऑफ जी आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी आई। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, log w इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k। तो क्या था अपना i इज इक्वल टू 1 to k, ये क्या हो जाएगा एन आई प्लस में जी आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये अपने पास है माइनस का एन आई माइनस का जी आई, ये हमारे पास प्लस एन आई, ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बच गया माइनस का एन आई लॉग एन आई, ठीक है ना, लॉग एन आई माइनस का जी आई लॉग जी आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, अब देखो हमें निकालनी है मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट निकालनी है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम ऑफ थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैक्सिमम कब होता है, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, और मैक्सिमम निकालने के लिए हमें उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ये तो हम +1 +2 से सीखते आ रहे हैं। तो हमें टू फाइंड द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसको लिख सकते हैं भाई, to find the state of maximum probability हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन और इक्वेट टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 है, क्या है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d log ऑफ w इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k। तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, तो क्या है भाई i इज इक्वल टू 1 to k, क्या हो जाएगा अपना डी एन आई लॉग ऑफ एन आई प्लस जी आई प्लस एन आई प्लस जी आई इंटू में 1 में एन आई प्लस जी आई इंटू डी एन आई माइनस का डी एन आई लॉग ऑफ एन आई माइनस का एन आई इंटू में 1 में एन आई इंटू में डी एन आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखो जी आई हमारे पास क्या है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो इसके अंदर जो भी चेंज होगा वो क्या है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेरिएबल क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि जी आई हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स है। नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास एक बार फिक्स कर दी कि हमने मान लो 5 सेल में डिवाइड किया, 7 सेल में डिवाइड किया, 10 सेल में डिवाइड किया समथिंग। ठीक है, उसके बाद ये वेरी नहीं करेंगी, तो जो टर्म अपने पास कांस्टेंट है उसका जो उसमें जो चेंज होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो है जो एन आई है वो वेरी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ या घट सकते हैं। ठीक है, तो जो अपने पास डी जी आई है उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें अब मैं जी आई को इक्वल टू 0 रखूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो अपने पास है, तो क्या आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई
log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस का डी एन आई log ऑफ एन आई। ठीक है, अब इसको इक्वेट टू क्या करना था, ज़ीरो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू ज़ीरो कर दो तो ये वाली टर्म मेरी इक्वल टू ज़ीरो आ जानी चाहिए। तो समेशम आई इज़ इक्वल टू 1 to k log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस का log ऑफ एन आई इंटू में डी एन आई, सबसे डी एन आई बाहर ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। डी एन आई भी यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो। अब देखो ये जो सिस्टम है ये अपने पास दो कंस्टेंट है, इसके दो कंस्टेंट क्या है, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कांस्टेंट है और एक उनकी एनर्जी कांस्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, कंस्टेंट पता है ना क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इस वाली इक्वेशंस पे अब दो रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट क्या है, जो अपने पास कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास n जो है कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास कांस्टेंट है। तो जो n है वो टोटल नंबर है, यानी कि n किसका सम है, n1 प्लस में n2 प्लस में n3 अप टू nk तक। ठीक है, इसको मैं कैसे शो करती हूँ, समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to k n i, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर भी जो चेंज है, यानी कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर लूँ तो ये हो जाएगा समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to k डी एन आई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अपने पास फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन हो गई। सेकंड क्या है, जो इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड क्या है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो मान ली हमने u है और जो कि क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर की बात, क्योंकि गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज़ होगा तो चेंज इन एनर्जी आएगा, वो हम नहीं लेके चले, एट अ फिक्स टेम्परेचर फिक्स हो गया। ठीक है, तो u इज़ इक्वल टू n1u1। ठीक है, दिस इज़ हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी होगी, n2u2 अप टू प्लस nk तो इसको क्या लिख सकती हूँ, समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to k एन आई यू आई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो डी यू इज़ इक्वल टू में आई इज़ इक्वल टू 1 to k यू आई डी एन आई विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सारी वैल्यू, ये वाली जो ये है, ये इक्वेशन नंबर मैं मान लूँ मेरे पास आ गई 4, और ठीक है ये इक्वेशन नंबर मैं मान लूँ 5, और ये इक्वेशन नंबर मैं मान लूँ 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 4, देखो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे डी एन आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगी तो क्या मेरे पास वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे यू आई डी एन आई इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन आएगी समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to k log ऑफ एन आई प्लस का जी आई, ठीक है, माइनस का log ऑफ एन आई। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ये इसको मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो इक्वेशन है मेरी इसको मैं माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस अल्फ़ा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ माइनस बीटा से, मल्टीप्लाइंग माइनस बीटा, और ऐड कर देती हूँ फोर्थ में, और ऐड किस में किया, फोर्थ में। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस का log डी एन आई तो बाहर ले लिया, माइनस का log ऑफ एन आई। अब इसमें क्या है, माइनस अल्फ़ा डी एन आई प्लस करूँगी और माइनस अपने पास बीटा यू आई डी एन आई प्लस करूँगी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फ़ा डी एन आई है ना, हाँ
ठीक है, माइनस का अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा माइनस का बीटा, मेरे पास हो गया यू आई डी एन आई, और सारी टर्म मेरे पास किसके इक्वल थी, 0 के। ठीक है, अब इसमें से डी एन आई यहाँ पे है, डी एन आई यहाँ पे है, और डी एन आई इसके साथ भी तो था, मल्टीप्लाई में था ना, हाँ ठीक है। तो सबसे मैं डी एन आई बाहर ले सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, समेशम आई इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस का log ऑफ एन आई, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा यू आई बच गया, और पूरे से मैंने डी एन आई बाहर ले लिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये डी एन आईज है ना, ये इंडिपेंडेंट है ये अदर टर्म से, तो इस इक्वेशन में ये इक्वेट टू 0 हो जाएगा, इक्वेट टू 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगी अंदर वाली टर्म, log ऑफ एन आई प्लस में जी आई माइनस का log ऑफ एन आई माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा यू आई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ जो ये एन आई प्लस में जी आई है, यहाँ पे मैं log की प्रॉपर्टी log m माइनस log m बाई n लिख सकती हूँ ना उसे, तो डिवाइडेड बाय में अपने पास हो जाएगा एन आई। ठीक है, इधर क्या बच गया, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा यू आई, इसको इधर ले जाके अल्फ़ा प्लस का बीटा यू आई, ये भी मैं लिख सकती हूँ। बीटा की जगह मैं यूज़ कर लेती हूँ 1 में के टी, ये हम पहले ही निकाल के आए हैं। ठीक है, ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, log ऑफ एन आई प्लस में जी आई डिवाइडेड बाय में एन आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस में बीटा यू आई था ना, तो यू आई बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया 1 में के टी। ठीक है, अब ये log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा, या फिर दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लो, ये भी बोल सकते हो, एन आई प्लस में जी आई, यहाँ पे log खत्म हो गया, एन आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में यू आई, बीटा तो हम चेंज कर दिया ना 1 में के टी में। ठीक है, अब देखो अपने पास एन आई से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी आई अपॉन में एन आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू में ई रेस टू पावर यू आई अपॉन में के टी, बेस सेम पावर एड लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया अपने पास 1 प्लस में जी आई एन आई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नहीं ये जी आई एन आई इज इक्वल टू में ई रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू ई रेस टू पावर यू आई अपॉन में के टी, ये -1 में इधर ले जाऊँ तो -1 आ गया मेरे पास। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, एन आई की, एन आई इज इक्वल टू में जी आई डिवाइडेड बाय में ई रेस टू पावर अल्फ़ा इंटू में ई रेस टू पावर यू आई अपॉन में के टी माइनस का 1। ये जो रिलेशन है ये हमें क्या दे रहा है, इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे, 6 तक, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल देती हूँ। तो ये जो रिलेशन है ये मेरे को क्या दे रहा है, दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि पार्टिकल्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकली हमें एक्सप्लेन करना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम उन न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो दिस गिव्स, या इक्वेशन 7 गिव्स, क्या दे रही है हमें, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, ये सब लिख लेना, विच आर ओबेइंग बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और जिसे हम बोलते हैं बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें 3 बातें हमने पढ़ी, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ डिस्टिंग्विशेबिलिटी और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जो ये अपने पास अबव ये जो लॉ आया है, दिस इज़ अप्लाई टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एज अ फंक्शन, मतलब कोई एनर्जी उसका फंक्शन दे रखा है और उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो सब डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम इसको निकाल सकते हैं। क्या है, दिस इज अप्लाई टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एज इन केस ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस टू ड्राइव इन द प्लैंक्स लॉ। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में आपको ये बहुत ध्यान से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार समझ में नहीं आई तो आप इसको दोबारा देख लेना। ठीक है,
जो कल हम पढ़ेंगे वो क्वांटिनम लिमिट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में ही करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कल डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।